हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर जो है शुरू करने जा रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, है ना। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए आज जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियण ऊर्जा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है समझिएगा, संक्रियण ऊर्जा किससे कहते हैं समझिएगा। ठीक है, कि यदि हमारे पास कोई भी रिएक्शन है तो उसमें अभिकारक से उत्पादन करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो जो न्यूनतम एनर्जी चाहिए ना, उसी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं संक्रियण ऊर्जा। और आप लोग जानते हैं कि रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी का इंग्लिश होता है एक्सोथर्मिक और उष्मा शोषी का इंग्लिश होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ होता है, इसमें उष्मा निकलता है। मतलब क्या कि अभिकारक के पास एनर्जी ज्यादा रहेगा, प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो पहले अभिकारक के पास एनर्जी कम रहेगा, फिर वो एनर्जी लेगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें उष्मा निकलता है उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसको हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल जो है आप लोग जानते होंगे कि जब चूना में हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो चूना का जो पात्र होता है वो गर्म हो जाता है, मतलब उससे उष्मा निकल रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम कोई भी रिएक्शन की बात करें तो अगर कोई भी रिएक्शन की बात करें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो अभिकारक है, ए और क्या है, बी है। तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएगा, ए बी। तो मतलब ए बी बना दिया। ठीक है, तो इस अवस्था को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, है ना, संक्रमण अवस्था। और संक्रमण अवस्था कोई नाम होता नहीं होता, एक होता है एक से अधिक स्टेप वाला। पहले हम बताए थे एक से अधिक स्टेप वाला होता है। तो एक से अधिक स्टेप में क्या होता है, ए बी से मिलेगा फिर सी बनाएगा, सी किसी और से मिलेगा तो फिर कुछ और बनाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि ए बी मिला और ए और बी मिला तो मतलब क्या, ए बी मतलब दूध में जोरन हमने डाला तो क्या बन गया, दूध और जोरन को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो दही तो बनता है जरूर, तो वो तो हो गया प्रोडक्ट आपका। लेकिन दूध में अगर जोरन हम लोग डालते हैं तो पहले एक कंडीशन ऐसा आता है कि वहां पर ना तो वो दूध के रूप में रहता है ना तो वो दही के रूप में रहता है। तो वैसा अवस्था को हम लोग कहते हैं संक्रमण अवस्था। तो हमने बोला कि रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक में क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है और एक्सोथर्मिक में क्या होगा, उष्मा का उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो एग्जांपल तो इस तरह समझिए कि मान लिया हमारे पास कोई पहाड़ है और यहाँ पर किसी का घर है। ठीक है, और कोई व्यक्ति जो है यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता है, यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता है तो वैसे तो नहीं चला जाएगा, उसके लिए क्या होगा, इसको चोटी पर से होके आना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, जब तक यहाँ तक पहुंचेगा नहीं तब तक वो घर पहुंच सकता नहीं है। ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसको ट्रांजिशन स्टेट में पहले पहुंचना ही पड़ता है ना। तो ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के बाद ही क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगा ना, इसी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं संक्रियण ऊर्जा। ठीक है, और संक्रियण ऊर्जा को ये से लिखते हैं, इसका मतलब जूल हो जाएगा, किलो कैलोरी हो जाएगा, प्रति मोल हो जाएगा, जूल हो जाएगा और ठीक है अर्ग हो जाएगा। मतलब यही सब एनर्जी का जो मात्रक होता है ना वही सब हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। तो जो भी मात्रक एनर्जी का होता है वही मात्रक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में। तो हमने बता दिया कि इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ होता है इसमें उष्मा का अवशोषण होता है और एक्सोथर्मिक हुआ होता है इसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके ग्राफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसके लिए ग्राफ क्या बन के आता है समझिएगा। यहाँ पर ये ग्राफ किसके लिए है, इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। किसके लिए है, इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। इस पर हम लोग एनर्जी लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से ग्राफ बन के आता है। मतलब क्या होगा, मतलब जहां पर भी अभी कार्य रहेगा तो अभिकारक के पास क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। जहां भी अभिकारक रखा रहेगा, ठीक है, तो उसके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ ऊर्जा होगा। जैसे मान लीजिए यही अभी रखा हुआ है तो अरे 10 डिग्री टेम्परेचर है, 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो उस अभिकारक का भी टेम्परेचर उतना ही होगा। तो ये भी क्या है, का तो टेम्परेचर ही है, तो टेम्परेचर है तो क्या रहेगा, उसमें हीट रहेगा। ठीक है, तो जहां पर भी अभिकारक रहेगा यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी रहेगा, इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी। और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट की एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये प्रोडक्ट की एनर्जी हो गया। तो यदि इसको इस अभिकारक को यदि उत्पादन करना होता है, ठीक है, तो पहले
है ना, कुछ एनर्जी चाहिए, तो जो एनर्जी चाहिए वैसी एनर्जी को कहते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे आप लोग शुरुआत जानते हैं कि आप अगर कोई साइकिल को अगर चालू करना होता है, चलाना होता है, तो शुरू बार जोर कस के लगता है, फिर एक बार चलना शुरू हो गया उसके बाद जोर कम लगता है, ठीक है। वैसा कंडीशन यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, हम कि अभिकारक के पास जो भी एनर्जी है ना, तो ट्रांजिशन स्टेट तक लाने के लिए जो हमें एनर्जी देना पड़ता है ना, उसी स्टेट को, उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। ये किसके लिए ग्राफ था, ये था किसके लिए, इंडोथर्मिक के लिए। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर हीट देना पड़ा, इतना हीट एनर्जी देना पड़ा, तब क्या हुआ, तब प्रोडक्ट में बदला, ऐसे नहीं बदला। लेकिन अगर हम एक्सोथर्मिक के लिए बात करें तो एक्सोथर्मिक के लिए क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, डेटम लाइन है, डेटम लाइन मतलब आंकड़ा है, ठीक है, डेटम लाइन, डेटम लाइन का मतलब होता है आंकड़े के लिए कोई रेखा, ठीक है ना। तो अगर हम जो है एक्सोथर्मिक के लिए बात करें जिसमें उसमें निकल जाता है ना, तो उसमें निकल जाएगा तो कम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोडक्ट के लिए, ये प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जो एनर्जी होगा, इसी एनर्जी को हम लोग बोल देंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ये रिएक्टेंट के लिए एनर्जी हो गया, ठीक है। बाकी आपको लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, तो वहां पर आपको बताया हुआ रहेगा कि कौन क्या है नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ जो स्टेट आएगा, इस स्टेट को हम लोग बोल देंगे ट्रांजिशन स्टेट, मतलब संक्रमण अवस्था। एक बार फिर से बोल देना चाहता हूँ कि किसी कोई भी रिएक्शन रहे तो अभिकारक से ट्रांजिशन स्टेट तक, मतलब मोटा मोटी उत्पाद में बदलने के लिए जो न्यूनतम एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं संक्रियन ऊर्जा, ठीक है, संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं आर्हेनियस के द्वारा दिया गया कोलिजन थ्योरी, ठीक है, संघट्ट सिद्धांत, ठीक है ना। आर्हेनियस के द्वारा दिया गया थ्योरी, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यदि हमारे पास कोई भी अभिकारक है, मान ली ए और बी क्या बनाएगा, प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। तो यदि हमारे पास कोई अभिकारक है, ठीक है, तो कोई अभिकारक है तो क्या होता है कि उसमें एक निश्चित जगह होता है, ठीक है ना, वो जगह, ठीक है ना, वो जगह पर एक निश्चित एनर्जी के साथ यदि अभिकारक के कण आपस में टक्कर करते हैं ना, तो उसके फलस्वरूप जो है उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है, उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसी सिद्धांत को कहते हैं आर्हेनियस का, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, अभिक्रिया के दर के लिए संघट्ट सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की दर। आगे बढ़ेगा, आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने क्या बोला कि अगर अभिकारक के हमारे पास कण है, तो अभिकारक के कण जो है आपस में टकराएंगे एक निश्चित दिशा में, निश्चित ऊर्जा के साथ, तो उसी से क्या होता है, प्रोडक्ट का निर्माण होता है। यदि निश्चित ऊर्जा के साथ और निश्चित दिशा में नहीं टकराएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट का निर्माण कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। आप इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि यदि हमारे पास मान लीजिए क्या है कि एक बैट है और एक बॉल है, यदि हमको छक्का मारना है तो छक्का मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, है, बॉल को जो है एक निश्चित दिशा में जाना चाहिए और एक बैट को जो है एक निश्चित एनर्जी के साथ घुमाना पड़ेगा, तब क्या होगा, उस कंडीशन में छक्का जाएगा, अन्यथा छक्का नहीं जाएगा। मतलब छक्का मारने के लिए निश्चित दिशा में बॉल जाना जरूरी है ना, और निश्चित एनर्जी के साथ में बॉल जाना जरूरी है। अगर दोनों में एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो क्या होगा, छक्का नहीं लगेगा। छक्का यहाँ प्रोडक्ट की तरह है, ठीक है, और बैट और बॉल जो है वो क्या है, रिएक्टेंट मतलब ये अभिकारक की तरह है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा क्या कि ए और बी आपस में पहले टक्कर करते हैं एक निश्चित एनर्जी के साथ, ठीक है, तभी प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखिए, ठीक है। तो इसके बारे में और कहा गया कि यदि क्या होता है कि यदि टक्कर करने के बाद, है ना, प्रोडक्ट बन जाए तो उसको हम लोग कहते हैं प्रभावी टक्कर, इफेक्टिव कोलिजन, और यदि ना बने तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं नॉन इफेक्टिव कोलिजन, मतलब अप्रभावी टक्कर, ठीक है। जितना ध्यान देगा, जितना स्पीड से टक्कर करेगा, जितना स्पीड से टक्कर जल्दी जल्दी करेगा, उतना ही क्या होगा, उसका दर अधिक रहेगा, उसका दर स्थिरांक भी क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, अधिक रहेगा। हम बताते हैं कि जिस रिएक्शन का स्पीड अधिक रहता है उसके लिए के का मान भी क्या होता है, अधिक होता है। अगर के का मान अधिक है मतलब आर का मान भी अधिक है ना। तो मतलब जिस रिएक्शन के लिए क्या होता है ना, दर का मान अधिक होता है, ठीक, उसके लिए के का मान क्या होता है, अधिक होता है। हम बताए थे यदि आयनिक रिएक्शन की बात करें तो आयनिक रिएक्शन जो होता है काफी फास्ट होता है, इसलिए उसका
के भी क्या होता है, काफी फास्ट होता है। तो हम बोलते हैं कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो तो अभिकारक के कण क्या करते हैं, आपस में टक्कर करते हैं और उसी टक्कर के फलस्वरूप क्या होता है, प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो इसी सिद्धांत को हम लोग कहते हैं आर्हेनियस का संघट्ट सिद्धांत अभिक्रिया के दर के लिए। ठीक है, अगर टक्कर सही में हुआ, अच्छी तरह से हुआ, निश्चित ऊर्जा के साथ हुआ, इसको प्रभावी टक्कर कहेंगे। अगर नहीं हुआ तो इसको हम लोग अप्रभावी टक्कर कहेंगे। तो आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या कहा था कि इसके लिए फॉर्मूला मैं देता हूं, के बराबर ए ई टू द पावर माइनस ए बटा आर टी। ये बटा आर टी, के क्या है, के है दर स्थिरांक, के क्या है, दर स्थिरांक है, रेट कांस्टेंट है। ये क्या है, आर्हेनियस, आर्हेनियस गुणांक है या आर्हेनियस कांस्टेंट है। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल लॉग वाला चरघातांकी है। और आर क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। टी क्या है, टेम्परेचर है, ताप है। और ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है ना। तो बात में आ गया होगा, आर क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ये क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट है। ठीक है, ई क्या है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है। टी क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, और आर क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। सारा कुछ आपको नोट्स में लिखा हुआ है, वहां देखिए उतार लीजिएगा, है ना, है ना। मतलब दर स्थिरांक, आर्हेनियस नियतांक, चरघातांकी, संकीर्ण ऊर्जा, ताप और क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक। इसका मान होता है 8.21 है ना, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। आपके नोट्स में सारा कुछ लिखा हुआ है। चलिए अब इसकी थोड़ा सा आगे डेरिवेशन के बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी उत्पाद तभी बनेगा जब आपस में अभिकारक के कण टक्कर करेंगे, टक्कर करेंगे तब उत्पाद बनेगा, अन्यथा उत्पाद नहीं बनेगा। अच्छा, टक्कर तो करना है ही, टक्कर तो करना है ही, लेकिन एक निश्चित एनर्जी के साथ, एक निश्चित दिशा में। अगर निश्चित दिशा में टक्कर नहीं करेगा, निश्चित एनर्जी के साथ टक्कर नहीं करेगा तो प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा। चलिए कुछ डेरिवेशन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बराबर क्या होता है, ए ई टू द पावर माइनस ए बटा आर टी। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, एल एन के, एल एन ए ई टू द पावर माइनस ए बटा आर टी। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन में ए गुने बी है इस तरह से। ठीक है, तो एल एन की, एल एन ए, आप लोग जानते हैं कि जब एम गुने एन रहता है तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है। तो क्या होगा, लॉग एल एन ई टू द पावर माइनस ए बटा आर टी। ठीक है, अब क्या होगा, एल एन के, एल एन ए प्लस, क्या कीजिए इसको आगे चलाइए, लॉग एम पर पावर एन है तो ई ए बटा आर टी, एल एन ई। ठीक है, एल एन के, एल एन ए प्लस माइनस माइनस ई ए बटा आर टी, और लॉग ई, लॉग नेचुरल लॉग एल एन ई का मान 1 होता है। ठीक है, तो क्या होगा, एल एन के, एल एन ए और क्या ई ए बटा आर टी। अब क्या कीजिए, आप लोग इसको एल ओ जी मतलब बेस्टल ना बदलिए, तो क्या होगा, 2.303 के 2.303 लॉग ए माइनस ई ए बटा आर टी। असम में क्या कीजिए, 2.303 से भाग दीजिए, तो क्या होगा, के इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर एल एन छूट गया है, एल ओ जी लॉग के। ठीक है, क्या हो जाएगा, जब सब में भागा दीजिए किससे, 2.303 से, तो क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, इसे भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस ई ए बटा 2.303 आर और इंटू 1/t, 1/t। अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट रीअरेंज कर लेते हैं, तो लॉग के इक्वल टू हो गया माइनस ई ए बटा 2.303 आर इंटू 1/t प्लस क्या, लॉग के हो गया। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ठीक है, लॉग के का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस ई ए बटा 2.303 आर इंटू 1/t और प्लस
log a। और ये जो है ना स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन की तरह आ गया है, y बराबर mx और प्लस c। ठीक है, तो y का मान ये हो गया, m का मान ये हो गया, x का मान ये हो गया, c का मान ये हो गया। तो अब इसके लिए मैं ग्राफ यदि बनाऊं, इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा देखिए, ध्यान दीजिएगा। y पर क्या है, y पर है log k, x पर क्या है 1/t, 1/t है, और यहाँ पर c कितना है log a। तो मतलब क्या होगा, यहां से इस तरह से हो जाएगा, ढाल है ना, m क्या है, ढाल है, स्लोप है। तो स्लोप क्या, m इक्वल टू क्या हो गया tan थीटा, और इसका वैल्यू कितना है -a बटा 2.303। और हम बताए थे, क्या बताए थे, यदि m का मान निगेटिव आ जाए तो मतलब उसका ग्राफ इधर में आ जाए, किधर जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो हो गया ये c हो गया, और इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, log a के बराबर, जो कांस्टेंट हो गया। तो इसके लिए ग्राफ ऐसा कुछ बन के आ गया। आपका एग्जाम्पल कैसे क्वेश्चन आएगा ग्राफ से, कि बताइए इस तरह के इक्वेशन के लिए स्लोप का मान कितना होगा, तो क्या होगा -a बटा 2.303 r। ठीक है, तो इस तरह से आपके लिए इक्वेशन में तैयार हो गया। ठीक है, अगला क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है, अगला लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैटलिस्ट के बारे में, उत्प्रेरक के बारे में। ठीक है, और टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है विक्रिया का दर, और कैटलिस्ट को डालने पर किस तरह से विक्रिया का दर डिपेंड करता है। तब तक के लिए थैंक यू।